नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एमपी की स्पेशल सीरीज जो कि आपके 20,000 प्रश्न जिसमें सॉल्व कराए जा रहे हैं। इसका पहला वीडियो अपलोड हो चुका है, ये आपका है सेकंड वीडियो है। आइए देखते हैं सेकंड वीडियो को। पहला प्रश्न, इस प्रश्न का नाम कौन सा है? 60। ऐतिहासिक इमारतें बनाने में कौन सी चट्टानों के पत्थरों का उपयोग होता है? तो ऐतिहासिक इमारतें बनाने में कौन सी चट्टानों के पत्थरों का उपयोग होता है? तो वह होता है पुराना समूह के पत्थरों का। तो पुराना समूह ग्वालियर, दिल्ली और आगरा की ऐतिहासिक इमारतें इन्हीं समूह की चट्टानों से निर्मित है। इसका एक भाग कुड़प्पा समूह जो छत्तीसगढ़ में है तथा दूसरा बिंद समूह की चट्टानें उत्तरी मध्य प्रदेश में है। तो ऐतिहासिक इमारतें बनाने में कौन सी चट्टानों के पत्थरों का उपयोग होता है? पुराना समूह। अगला प्रश्न 61 की बात करें, क्या है? नर्मदा सोन घाटियों एवं अरावली श्रेणियों के बीच जो त्रिभुजाकार पठार है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? मध्य उच्च प्रदेश के नाम से। तो नर्मदा सोन घाटियों एवं अरावली श्रेणियों के बीच जो त्रिभुजाकार पठार है उसे किस नाम से जाना जाता है? मध्य उच्च प्रदेश के नाम से जाना जाता है। आइए देखते हैं। इसके 5 भाग हैं: मालवा का पठार, मध्य भारत का पठार, रीवा पन्ना का पठार, नर्मदा सोन घाटी एवं बुंदेलखंड का पठार। किसके 5 भाग हैं? मध्य उच्च प्रदेश के। अगला प्रश्न 62 की बात करें, कैमूर श्रेणियां किन 2 प्रमुख नदियों के बीच जल द्विभाजक का कार्य करती हैं? वह कौन है? यमुना तथा सोन नदी। तो कैमूर श्रेणियां किन 2 प्रमुख नदियों के बीच जल द्विभाजक का कार्य करती हैं? यमुना तथा सोन नदी। तो यमुना तथा सोन नदी के बीच जल द्विभाजक कौन सी श्रेणियां करती हैं? कैमूर की श्रेणियां करती हैं। अगला प्रश्न 63 की बात करें, मालवा किन 2 प्रमुख नदियों के बीच जल द्विभाजक के रूप में कार्य करता है? वह कौन सी 2 आपकी नदियां हैं? नर्मदा और यमुना। तो मालवा किन 2 प्रमुख नदियों के बीच जल द्विभाजक के रूप में कार्य करता है? कौन कौन सी नदियां हैं वह आपकी? नर्मदा व यमुना। तो नर्मदा यमुना नदियों के मध्य स्थित मालवा का पठार है, इनके जल द्विभाजक के रूप में कार्य करता है। कौन सा पठार? मालवा का पठार। अगला प्रश्न 64 की बात करें, सर्वाधिक खनिज कौन से चट्टान समूह में मिलते हैं? सर्वाधिक खनिज कौन से चट्टान समूह में मिलते हैं? तो वे मिलते हैं धारवाड़ की चट्टान में। तो धारवाड़ समूह मध्य प्रदेश में बालाघाट और छिंदवाड़ा जिलों में पाया जाता है, जहां सर्वाधिक क्या मिलते हैं? सर्वाधिक खनिज। लम्हेरा हिल्स कहां पे स्थित है? लम्हेरा हिल्स कहां पे स्थित है? तो ये आपके जबलपुर में स्थित है लम्हेरा हिल्स। तो रायसेन में भीमबेटका, विदिशा में उदयगिरी की गुफाएं, इंदौर में काकराबड़ी पहाड़ी, धार में मांडू हिल्स पाई जाती है, जब एक लम्हेरा हिल्स है जो कहां पे है? जबलपुर में। अगला प्रश्न 66 की बात करें, मध्य प्रदेश के कितने जिले राजस्थान की सीमा को छूते हैं? तो मध्य प्रदेश के कितने जिले हैं जो राजस्थान की सीमा को छूते हैं? वह है आपके 10 जिले। तो वर्तमान मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या 51 नहीं 52 है। इनमें से प्रदेश के 10 जिलों की सीमा रेखा राजस्थान राज्य की सीमा को स्पर्श करती है। ये जिले हैं झाबुआ, रतलाम, मंदसौर, नीमच, आगरमालवा, राजगढ़, गुना, शिवपुरी, श्योपुर तथा मुरैना। तो वर्तमान मध्य प्रदेश में संख्या कितनी है? 52 है। इनमें से प्रदेश के 10 जिलों की सीमा रेखा राजस्थान राज्य की सीमा को स्पर्श करती है। ये जिला है झाबुआ, रतलाम, मंदसौर, नीमच, आगरमालवा, राजगढ़, गुना, शिवपुरी, श्योपुर तथा मुरैना। अगला प्रश्न 66 की बात करें, प्रश्न क्या कर रहा है? मध्य प्रदेश के कितने जिले उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करते हैं? कितने जिले? 13 जिले। तो प्रश्न कितने जिले उत्तर प्रदेश सीमा से लगते हैं? 13 जिले। तो मध्य प्रदेश के 13 जिले उत्तर प्रदेश की सीमा को छूते हैं। इन जिलों के नाम इस प्रकार हैं: भिंड, मुरैना, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर, सागर, टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा तथा सिंगरौली। कौन कौन से जिले हैं? भिंड, मुरैना, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर, सागर, टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा तथा सिंगरौली। इसका ऑप्शन कौन सही था? ऑप्शन नंबर 7। 13 जिले हैं जो उत्तर प्रदेश सीमा से लगते हैं। अगला प्रश्न बात करें 68 के, निम्नलिखित निगमों में से महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के उन जिलों की संख्या चुनिए जो मध्य प्रदेश की सीमा रेखा को छूते हैं। वह कितने हैं? तो महाराष्ट्र के हैं 9 जिले और छत्तीसगढ़ के कितने हैं? 6 जिले। तो मध्य प्रदेश की सीमा रेखा को महाराष्ट्र के 9 तथा छत्तीसगढ़ के 6 जिले स्पर्श करते हैं, अतः विकल्प जो दा है बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न 69 की बात करें, क्या है? निम्नलिखित में से उन राज्यों के जोड़े को चुनिए जिन्हें मध्य प्रदेश के सर्वाधिक और न्यूनतम जिले स्पर्श करते हैं। वह कौन से राज्य हैं? उत्तर प्रदेश तथा गुजरात। तो सबसे जो अधिक जिले हैं मध्य प्रदेश के, सबसे ज्यादा किससे सीमा छूती है? उत्तर प्रदेश से, और सबसे कम गुजरात से। आइए देखते हैं।
मध्य प्रदेश के सर्वाधिक 13 जिले उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा को स्पर्श करते हैं, जबकि न्यूनतम 2 जिले झाबुआ और अलीराजपुर गुजरात की सीमा रेखा को स्पर्श करते हैं। अतः विकल्प बाब जो दिया गया है राज्यों में सही उत्तर प्रस्तुत करता है। अगला प्रश्न 70 की बात करें, मध्य प्रदेश के उन जिलों की संख्या बताइए जो किसी भी राज्य की सीमा रेखा को नहीं छूते। वह कितने जिले हैं आपके? 18 जिले हैं। आइए व्याख्या देखते हैं। मध्य प्रदेश के 52 जिलों में से 18 जिले ऐसे हैं जिनकी सीमा रेखा किसी भी राज्य को स्पर्श नहीं करती। इन जिलों के नाम इस प्रकार हैं: इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन, विदिशा, धार, देवास, सीहोर, शाजापुर, रायसेन, होशंगाबाद, हरदा, नरसिंहपुर, दमोह, कटनी, उमरिया तथा मंडला। तो कौन कौन से जिले हैं? जो 18 जिले हैं जो किसी भी राज्य की सीमा को नहीं छूते: इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन, विदिशा, धार, देवास, सीहोर, शाजापुर, रायसेन, होशंगाबाद, हरदा, नरसिंहपुर, दमोह, कटनी, उमरिया तथा मंडला। अगला प्रश्न 71 की बात करें, निम्नलिखित जिला निगमों में से उसे छांटिए जिनकी सीमा रेखा एक से अधिक राज्यों को छूती है। वह कौन से हैं? तो वह हैं आपके सभी: बालाघाट, झाबुआ, बालाघाट, मुरैना, शिवपुरी, अलीराजपुर। तो ये वो जिले हैं जिनकी सीमा एक राज्य से अधिक राज्यों को छूती है। आइए देखते हैं बालाघाट से कौन कौन से राज्य मिलते हैं। महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़, झाबुआ से राजस्थान और गुजरात की सीमा मिलती है, मुरैना से उत्तर प्रदेश और राजस्थान की सीमा मिलती है, शिवपुरी से उत्तर प्रदेश और राजस्थानी सीमा, अलीराजपुर से गुजरात व महाराष्ट्र की सीमा। तो बालाघाट से किस राज्य की सीमा मिलती है? महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झाबुआ राजस्थान गुजरात, मुरैना उत्तर प्रदेश राजस्थान, शिवपुरी उत्तर प्रदेश राजस्थान, अलीराजपुर गुजरात महाराष्ट्र। अगला प्रश्न 72 के बारे में बात करें, सीधी एवं झाबुआ में सूर्योदय के समय पर विचार कीजिए एवं सही विकल्प चुनिए। सही आपका क्या है? वह है सीधी में जो सूर्योदय उगता है वह झाबुआ से आधे घंटे पहले उगता है। आइए देखते हैं। भारत का मानक समय 82.5 डिग्री जो इलाहाबाद से निश्चित किया जाता है, मध्य प्रदेश की सीधी जिला पूरब में स्थित है, जबकि झाबुआ प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला है। अतः सीधी में सूर्योदय कितने घंटे पहले होगा? आधे घंटे पहले होगा। अगला प्रश्न 73 की बात करें, विदर्भ क्षेत्र जो कि अब महाराष्ट्र राज्य का भाग है, पहले किस राज्य का भाग था? तो पहले था ये मध्य प्रदेश का। जो विदर्भ अब कहां पे चला गया है? महाराष्ट्र में। पहले किस राज्य का अंतर्गत आता था? तो मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता था। आइए देखें विदर्भ के बारे में क्या सही है। तो विदर्भ क्षेत्र वर्तमान महाराष्ट्र राज्य का पूर्वी क्षेत्र है जो पूर्व में मध्य प्रदेश का हिस्सा था। वास्तव में विदर्भ का पूर्व नाम बरार था जो मध्य प्रदेश में शामिल था। तो सन 1956 के पूर्वी छत्तीसगढ़ और वर्तमान महाकौशल सीपी एंड बरार, मराठी में जिसको विदर्भ बोला जाता है, के हिस्से थे जिन्हें सम्मिलित रूप से मध्य प्रदेश कहा जाता था। तो पार्ट आ स्टेट का भाग था, लेकिन 1953 के फजल अली आयोग की सिफारिशों के बाद राज्य पुनर्गठन के दौरान विदर्भ को महाराष्ट्र में मिला दिया गया। वर्तमान विदर्भ महाराष्ट्र का एक उपक्षेत्र जिसके अंतर्गत नागपुर तथा अमरावती डिवीजन आते हैं। यह महाराष्ट्र के कुल क्षेत्रफल का कितना है? 31.6% तथा राज्य की कुल आबादी का 21.3% हिस्सा समाये हुए हैं। लंबे समय से इसे पृथक राज्य बनाए जाने की मांग की जाती रही है। किसको? विदर्भ क्षेत्र को। अगला प्रश्न 74 देखें क्या है। भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश भाग है, किसका भाग है? गोंडवाना लैंड का। तो भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश किसका भाग है? गोंडवाना लैंड का। आइए देखते हैं। भारत के केंद्रों में स्थित मध्य प्रदेश देश का हृदय स्थल कहलाता है। भूवैज्ञानिक दृष्टि से यह भारत का प्राचीनतम भाग है। हिमालय से भी पुराना यह भूखंड किसी समय उस संरचना का हिस्सा था जिसे गोंडवाना महाद्वीप कहा गया है। तो भारत के केंद्र में स्थित मध्य प्रदेश देश का हृदय स्थल कहलाता है। भूवैज्ञानिक दृष्टि से यह भारत का प्राचीनतम भाग है, हिमालय से भी पुराना है। यह खंड किसी समय उस संरचना का हिस्सा था जिसे गोंडवाना महाद्वीप कहा गया था। अगला प्रश्न 75 की बात करें। मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र गोंडवाना कहलाता है? कौन सा क्षेत्र? दक्षिण पूर्वी क्षेत्र को क्या कहा जाता है? गोंडवाना। तो मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र है जिसको गोंडवाना कहा जाता है? दक्षिण पूर्वी क्षेत्र। आइए व्याख्या देखें क्या है। मध्य प्रदेश का दक्षिण पूर्वी क्षेत्र विशेषकर मंडला जबलपुर क्षेत्र गोंडवाना कहलाता है। इस क्षेत्र में गोंड वंश का शासन करने से यह क्षेत्र गोंडवाना के नाम से जाना गया।
गोंड वंश के प्रमुख शासकों में संग्राम सिंह, दुर्गावती तथा संगा शाह थे। सन 1480 में संग्राम शाह के गोंड शासक बनने के समय गोंड वंश का प्रभुत्व जबलपुर तथा मंडला के आसपास के क्षेत्रों तक सीमित था। तो आप समझ गए होंगे कि मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र गोंडवाना कहलाता है? दक्षिण पूर्वी क्षेत्र। अगला प्रश्न 76 की बात करें, चंबल घाटी के निर्माण के लिए निम्न में से कौन सा अप्रधान उत्तरदायी है? कौन सा है? वह है आपका गली। तो चंबल घाटी के निर्माण के लिए निम्न में से कौन सा प्रधान उत्तरदायी है? वह है आपका गली। आइए व्याख्या देखते हैं। राज्य के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में भिंड, मुरैना, शिवपुरी और ग्वालियर में 30 लाख एकड़ में जलोढ़ मिट्टी विस्तृत है। इस क्षेत्र में चंबल नदी ने गहरी गहरी नालियों का निर्माण कर इसे उत्थकात भूमि के रूप में परिवर्तित कर दिया, यानी खड्डे के रूप में भूमि बना दी है। तो वह कितने क्षेत्र में फैला है? 30 लाख एकड़ क्षेत्र में। अगला प्रश्न बात करें, अमरकंटक स्थित है कहां? वह है मध्य प्रदेश में। तो अमरकंटक कहां पे है आपका? मध्य प्रदेश में। तो अमरकंटक मेकाल पर्वत श्रेणी की चोटी है। किसकी? मेकाल पर्वत श्रेणी की चोटी है, जहां से नर्मदा नदी का उद्गम होता है। वर्तमान में यह अनूपपुर जिले में आता है। अमरकंटक को आदिवासियों का घर कहा जाता है। अगला प्रश्न 78 की बात करें, क्या है? अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? तो कौन सा पठार स्थित है अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य? वह है आपका मालवा का पठार। तो अरावली एवं विंध्य पहाड़ी श्रृंखलाएं मुख्यतः क्रमशः राजस्थान तथा मध्य प्रदेश में फैली हुई हैं। इन दोनों पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य प्रदेश का मालवा पठार स्थित है। यानी कि अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? मालवा का पठार। अगला प्रश्न 79 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारतीय मानक IST देशांत के निकटतम है? वह कौन सा है? रीवा। निम्न में से कौन सा शहर भारतीय मानक समय IST देशांश के निकटतम है? वह है आपका रीवा, ऑप्शन नंबर आ। तो भारत का मानक समय IST 82.5 डिग्री इलाहाबाद है। मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति उत्तरी अक्षांश से 21 डिग्री 6 मिनट से लेकर 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा पूर्वी देशांतर 74 डिग्री 9 मिनट से लेकर 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर है। इस स्थिति के अनुसार प्रदेश का रीवा नगर है भारतीय मानक समय देशांश के सबसे निकटतम शहर है। कौन सा? रीवा। अगला प्रश्न 80 की बात करें, सीधी एवं झाबुआ में सूर्योदय के समय पर विचार कीजिए एवं सही विकल्प चुनिए। तो क्या होगा? तो सीधी में जो सूर्योदय होगा झाबुआ के अपेक्षा उतने होगा आधे घंटे पहले होगा। तो भारत का मानक समय 82.5 डिग्री इलाहाबाद से निश्चित किया जाता है। मध्य प्रदेश का सीधी जिला पूरब में स्थित है, जबकि झाबुआ प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला है। अतः सीधी में सूर्योदय आधे घंटे पहले होगा। अगला प्रश्न 81 की बात करें, मध्य प्रदेश की सीमाएं किस राज्य से नहीं मिलती? वह कौन सा राज्य है? तो वह है आपका उड़ीसा। उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश सीमाएं लगती हैं, लेकिन वह कौन सा स्टेट है जहां से मध्य प्रदेश सीमाएं नहीं मिलती? वह है आपका उड़ीसा स्टेट। तो मध्य प्रदेश राज्य की वर्तमान सीमाएं 5 राज्यों यथा उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, राजस्थान एवं गुजरात को तो छूती हैं। उड़ीसा की सीमा को मध्य प्रदेश की सीमा स्पर्श नहीं करती। अगला प्रश्न 82 की बात करें, मध्य प्रदेश की सीमा निम्न में से किस राज्य से मिलती है? तो वह कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र। ना तो पंजाब से मिलती है, ना केरल से, ना पश्चिम बंगाल से। तो वर्तमान मध्य प्रदेश की सीमा 5 राज्यों को छूती है। प्रदेश के उत्तर में उत्तर प्रदेश, उत्तर पूर्व में छत्तीसगढ़, दक्षिण में महाराष्ट्र और पश्चिम में राजस्थान और गुजरात स्थित हैं। कौन कौन से राज्य हैं? उत्तर में उत्तर प्रदेश, उत्तर पूर्व में छत्तीसगढ़, दक्षिण में महाराष्ट्र और पश्चिम में राजस्थान और गुजरात स्थित हैं। अगला प्रश्न 83 की बात करें, मध्य प्रदेश राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल है वह कितना है? वह है 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। तो मध्य प्रदेश राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। व्याख्या की बात करें, मध्य प्रदेश विभाजन से पूर्व देश का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य था, लेकिन सन 2000 में छत्तीसगढ़ के पृथक हो जाने के बाद दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला राज्य हो गया है। यह मध्य प्रदेश का वर्तमान क्षेत्रफल कितना है? 3,08,252 या 3,08,245 कहीं लिखा मिलता है वर्ग किलोमीटर है। अगला प्रश्न 84 की बात करें, किस राज्य को भारत का हृदय कहा जाता है? किस राज्य को भारत का हृदय प्रदेश नाम से जाना जाता है? वह है आपका मध्य प्रदेश।
तो भारत के मध्य में स्थित होने के कारण मध्य प्रदेश को भारत का हृदय कहा जाता है। अगला प्रश्न 85 की बात करें, मध्य प्रदेश के पश्चिम में कौन सा राज्य पड़ता है? पश्चिम में राज्य है वह है आपका गुजरात। तो मध्य प्रदेश के पश्चिम में कौन सा राज्य पड़ता है? गुजरात। मध्य प्रदेश की सीमा वर्तमान में 5 राज्यों को छूती है। उत्तर में उत्तर प्रदेश, उत्तर पूर्व में छत्तीसगढ़, दक्षिण में महाराष्ट्र, उत्तर पश्चिम में राजस्थान तथा पश्चिम में गुजरात स्थित है। नोट, कुछ किताबों में मध्य प्रदेश के पश्चिम में राजस्थान और गुजरात दोनों को बताया गया है, किंतु दोनों में से चुनाव करना हो तो गुजरात आएगा। क्यों? गुजरात पश्चिम में स्थित मुख्य राज्य है, जबकि राजस्थान की स्थिति कैसी है? उत्तर पश्चिम में। अगला प्रश्न 86 की बात करें, क्षेत्रफल के आधार पर भारत में मध्य प्रदेश राज्य कौन से स्थान पर है? तो वह है आपके दूसरे स्थान पर। पहले स्थान पर आपका राजस्थान है क्षेत्रफल के स्थान पर। तो क्षेत्रफल के आधार पर भारत में मध्य प्रदेश का राज्य कौन से स्थान पर है? दूसरे स्थान पर। क्षेत्रफल के आधार पर मध्य प्रदेश देश का दूसरा बड़ा राज्य है, जबकि पहले स्थान पर राजस्थान है। हालांकि अविभाजित मध्य प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य था। विभाजन के बाद मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल 3,08,252 वर्ग किलोमीटर रह गया, जिससे यह पहले स्थान से खिसककर अब दूसरे स्थान पर आ गया है। अगला प्रश्न 87 की बात करें, इनमें से कौन सा राज्य मध्य प्रदेश का सीमावर्ती राज्य नहीं है? वह कौन सा नहीं है? वह नहीं है आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात तो है, लेकिन आंध्र प्रदेश आपका नहीं है। मध्य प्रदेश की सीमा को 5 राज्य छूते हैं, जिनमें उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान शामिल हैं। अतः आंध्र प्रदेश मध्य प्रदेश का सीमावर्ती राज्य नहीं है। तो कौन सा राज्य है जो मध्य प्रदेश की सीमा से नहीं मिलता? वह है आपका आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न 88 की बात करें, मध्य प्रदेश के दक्षिण में निम्न में से कौन सा राज्य है? तो दक्षिण में आपका कौन सा राज्य है? वह है आपका महाराष्ट्र। तो दक्षिण में जो आपका मध्य प्रदेश की राज्य है मध्य प्रदेश का, वह महाराष्ट्र है। तो मध्य प्रदेश के दक्षिण में महाराष्ट्र स्थित है। मध्य प्रदेश के उत्तर में उत्तर प्रदेश, पूर्व में छत्तीसगढ़, पश्चिम में राजस्थान, उत्तर पश्चिम में राजस्थान तथा दक्षिण पश्चिम में गुजरात स्थित है। यानी पश्चिम में गुजरात, जिसको दक्षिण पश्चिम भी कहीं कोई लिखा मिलता है। अगला प्रश्न की बात करें 89, निम्न में से मध्य प्रदेश के किस जिले की सीमा उत्तर प्रदेश को स्पर्श नहीं करती? वह कौन सा जिला है? वह है आपका शिवपुर। निम्न में से मध्य प्रदेश के किस जिले की सीमा उत्तर प्रदेश को स्पर्श नहीं करती? वह शिवपुर है। भिंड, शिवपुरी, सतना की जिले की सीमाएं उत्तर प्रदेश से लगती हैं। मध्य प्रदेश के शिवपुर जिले की सीमा उत्तर प्रदेश को स्पर्श नहीं करती, बल्कि राजस्थान राज्य की सीमा को छूती है। कौन से? शिवपुर जिले की सीमा। जबकि प्रदेश के भिंड, सतना तथा शिवपुरी जिले की सीमा उत्तर प्रदेश को छूती है। अगला प्रश्न 90 की बात करें, मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा भूभाग किस क्षेत्र में आता है? वह किस क्षेत्र से आता है? मालवा के पठार। तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा भूभाग है वह मालवा के पठार के अंतर्गत आता है। आइए देखिए व्याख्या। मध्य प्रदेश को 7 भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, जिनमें से सर्वाधिक बड़ा भूभाग मालवा के पठार के अंतर्गत आता है। मालवा के पठार का क्षेत्रफल है 88,222 वर्ग किलोमीटर, जो प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 28% है। जब एक नर्मदा घाटी के 86,600 वर्ग किलोमीटर, सतपुड़ा मेकल का 900 वर्ग किलोमीटर तथा बघेलखंड का क्षेत्रफल कितना है? 25,000 वर्ग किलोमीटर। तो सबसे ज्यादा जो मध्य प्रदेश का क्षेत्र आता है वह मालवा के पठार के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न 91 की बात करें, क्या कह रहा है? निम्न में से मध्य प्रदेश के किस भाग में सबसे अधिक ऊंची चोटियां हैं? किस भाग में है? तो वह है आपकी सतपुड़ा श्रेणी में। तो निम्न में से मध्य प्रदेश के किस भाग में सबसे अधिक ऊंची चोटियां हैं? तो वह सतपुड़ा श्रेणी में। आइए देखते हैं। मध्य प्रदेश के सतपुड़ा पर्वत में सबसे अधिक ऊंची चोटियां हैं। यहीं पर प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन पचमढ़ी है। इसकी सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है, जो 1350 मीटर है, जो प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कहलाती है। सतपुड़ा पर्वत की लंबाई 1120 किलोमीटर है, जो पश्चिम में राजपीपला पहाड़ी से पूर्व में मेकाल पर्वत तक विस्तृत है। मध्य प्रदेश राज्य कितने राज्यों से घिरा हुआ है? तो 5 राज्यों से घिरा हुआ है। तो मध्य प्रदेश राज्य कितने राज्यों से घिरा हुआ है? 5 राज्यों से। तो मध्य प्रदेश राज्य 5 राज्यों से घिरा हुआ है, अर्थात 5 राज्यों की सीमाएं मध्य प्रदेश की सीमा को छूती हैं। इन राज्यों में उत्तर प्रदेश उत्तर में, छत्तीसगढ़ पूर्व में, गुजरात और राजस्थान पश्चिम में तथा महाराष्ट्र दक्षिण में स्थित है। तो कितने राज्य हैं जिनकी सीमा मध्य प्रदेश से मिलती है? 5 राज्य। अगला प्रश्न 93 की बात करें,
निम्न में से कौन सा मध्य प्रदेश का क्षेत्र नहीं है? वह नहीं है आपका उत्तराखंड, ये एक अलग राज्य है। बुंदेलखंड, मालवा और बघेलखंड ये मध्य प्रदेश के अंतर्गत आते हैं, लेकिन उत्तराखंड जो आपका अलग राज्य है वह अलग ही राज्य है। तो वर्तमान मध्य प्रदेश जिन 7 भौगोलिक क्षेत्रों में बटा है, इनमें से बुंदेलखंड का पठार, मालवा का पठार, बघेलखंड का पठार शामिल है। जबकि उत्तराखंड उत्तरांचल प्रदेश का क्षेत्र है, वर्तमान उत्तरांचल का नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया है। अगला प्रश्न 94 की बात करें, निम्न में से किस राज्य की सीमा मध्य प्रदेश से नहीं लगती? वही किस राज्य की? बिहार की। तो निम्न में से किस राज्य की सीमा मध्य प्रदेश से नहीं लगती? तो वह बिहार की नहीं लगती, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र इन तीनों की लगती है। वर्तमान मध्य प्रदेश की सीमा 5 राज्यों को छूती है, जिनमें छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान शामिल हैं। अतः बिहार राज्य की सीमा मध्य प्रदेश से नहीं लगती थी, लेकिन विभाजन से पहले लगती थी। अगला प्रश्न, नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है? तो किन के बीच स्थित है? सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच। तो नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है? सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच। नर्मदा घाटी सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है। नर्मदा घाटी 22 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 23 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश तक तथा 74 डिग्री पूर्वी देशांतर से लेकर 81 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक है। यह नदी मध्य प्रदेश के 15 जिलों से होकर गुजरती है। कितने जिलों से? 15 जिलों से। तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सन 1985 में नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण का गठन किया था। कब? 1985 में। अगला प्रश्न 96 बात करें, नर्मदा घाटी उदाहरण है किसका है? भ्रंश घाटी का। तो नर्मदा घाटी किसका उदाहरण है? भ्रंश घाटी का। आइए देखते हैं। नर्मदा घाटी भ्रंश घाटी का उदाहरण है। मध्य प्रदेश के पूर्व तथा पश्चिम भाग में नर्मदा तथा सोन नदी की घाटियों के बीच का भूभाग नर्मदा सोन नदी घाटी के रूप में जाना जाता है। नर्मदा सोन की घाटी मध्य प्रदेश के मध्य अधिकतम नीचा भाग है, जिसकी ऊंचाई 300 मीटर के लगभग है। यह एक भ्रंश घाटी है। नर्मदा की घाटी में मुख्यतः दक्कन ट्रैप की चट्टानें पाई जाती हैं। कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं? मुख्यतः दक्कन ट्रैप की चट्टानें पाई जाती हैं। तो नर्मदा घाटी भ्रंश घाटी का उदाहरण है। मध्य प्रदेश के पूर्व तथा पश्चिम भाग में नर्मदा तथा सोन नदी की घाटियों के बीच का भूभाग नर्मदा सोन नदी के घाटी के रूप में जाना जाता है। नर्मदा सोन की घाटी मध्य प्रदेश के मध्य अधिकतम नीचा भाग है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 300 मीटर के लगभग है। यह एक भ्रंश घाटी है। तो नर्मदा की घाटी में मुख्यतः दक्कन ट्रैप की चट्टानें पाई जाती हैं। अगला प्रश्न 97 की बात करें, बालाघाट जिले की सीमा किस राज्य की सीमा को छूती है? तो वह छूती है छत्तीसगढ़ को। तो बालाघाट जिले की सीमा किस राज्य को छूती है? छत्तीसगढ़ राज्य को। तो मध्य प्रदेश की सीमा को 5 राज्य स्पर्श करते हैं, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात तथा राजस्थान। इन राज्यों की सीमा रेखा को छूने वाले प्रदेश के जिलों की संख्या अलग अलग है। जैसे उत्तर प्रदेश को 13 जिले, राजस्थान को 10 जिले, महाराष्ट्र को 9 जिले, छत्तीसगढ़ को 6 जिले तथा गुजरात को 2 जिलों की सीमा छूती है। इनमें से छत्तीसगढ़ की सीमा को छूने वाले जिलों में सीधी, सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर, डिंडौरी तथा बालाघाट शामिल हैं। अर्थात बालाघाट जिले की सीमा छत्तीसगढ़ राज्य को छूती है। तो छत्तीसगढ़ से मिलने वाली किन किन जिलों की सीमा है? सीधी, सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर, डिंडौरी, बालाघाट शामिल हैं। अगला प्रश्न 98 बात करें, शहडोल जिला किस पठार के अंतर्गत आता है? किस पठार के अंतर्गत आता है? तो वह आता है बघेलखंड के पठार के अंतर्गत। तो शहडोल जिला किस पठार के अंतर्गत आता है? बघेलखंड के पठार के अंतर्गत। मध्य प्रदेश को मोटे तौर पर 7 प्राकृतिक भागों में बांटा गया है, जो क्रमशः मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, मालवा का पठार, रीवा पन्ना का पठार, नर्मदा सोन की घाटी, सतपुड़ा मेकल की श्रेणी तथा बघेलखंड का पठार है। इनमें से बघेलखंड का पठार मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में सोन नदी के पूरब में स्थित है। इसके अंतर्गत सीधी, सिंगरौली, शहडोल, उमरिया आदि जिले आते हैं। कौन कौन से जिले आते हैं? सीधी, सिंगरौली, शहडोल, उमरिया आदि जिले आते हैं। तो समझ गए होंगे शहडोल जिला किस पठार के अंतर्गत आता है? बघेलखंड के पठार के अंतर्गत। अगला प्रश्न 99 की बात करें, मध्य प्रदेश को निम्न में से किस क्षेत्र में सतपुड़ा श्रृंखला मौजूद नहीं है? कहाँ नहीं है? हरदा में। ऑप्शन नंबर 7। तो मध्य प्रदेश के निम्न में से किस क्षेत्र में सतपुड़ा श्रृंखला मौजूद नहीं है? वह जिला है आपका हरदा। खंडवा, बैतूल, छिंदवाड़ा में देखने को मिलती है सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। तो मध्य प्रदेश में सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला पश्चिम में राजपीपला पहाड़ी से पूरब में मेकाल पर्वत तक विस्तृत है। नर्मदा नदी के दक्षिण में पश्चिम से पूर्व स्थित इस पर्वत श्रृंखला के पूरब में बैतूल और छिंदवाड़ा के पठार तथा
उत्तर में महादेव पर्वत श्रेणी है। इसकी स्थिति से स्पष्ट होता है कि सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला प्रसन्न में दिए गए हरदा जिले में मौजूद नहीं है, जबकि खंडवा, बैतूल तथा छिंदवाड़ा जिले में यह मौजूद है। नोट: प्रसन्न में सतपुड़ा श्रृंखला पूछी है, इसलिए हरदा शामिल नहीं है, जबकि सतपुड़ा मेकल श्रेणी में हरदा जिला भी शामिल है। तो केवल सतपुड़ा दिया गया है, इसलिए इसमें हरदा जिला शामिल नहीं है। अगला 100 की बात करें, मध्य प्रदेश का गठन किसकी अनुशंसा पर हुआ था? तो यह हुआ था राज्य मनोरंजन आयोग की अनुशंसा पर। तो मध्य प्रदेश का गठन किसकी अनुशंसा पर हुआ था? राज्य मनोरंजन आयोग की अनुशंसा पर। तो भारत के हृदय प्रदेश मध्य प्रदेश का गठन राज्य पुनर्गठन आयोग की अनुशंसा पर हुआ। उल्लेखनीय है कि स्वतंत्रता बाद देश के विकास की दृष्टि से वह राज्यों के पुनर्गठन की मांग उठने लगी, जिसके चलते फजल अली, किसके अली, कौन से फजल अली की अध्यक्षता में 29 दिसंबर 1953 को राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ, जिसके अन्य सदस्य थे हृदयनाथ कुंजरू तथा डॉक्टर के.एम. पडिक्कर थे। कौन कौन सदस्य थे? हृदयनाथ कुंजरू तथा डॉक्टर के.एम. पडिक्कर। आयोग की सिफारिश के अनुसार 1 नवंबर 1956 को पुराने मध्य प्रदेश के 17 हिंदी भाषी जिले मध्य भारत के मंदसौर जिले के सुनील टप्पा को छोड़कर, किसको? सुनील टप्पा को छोड़कर संपूर्ण मध्य भारत, पूर्व विंध्य प्रदेश, महाकौशल के हिंदी भाषी जिले और राजस्थान के कोटा जिले का सिरोंज विदिशा उपखंड मिला, विदिशा में जिसका उपखंड था, कौन? सिरोंज। तो उपखंड मिलाकर नया मध्य प्रदेश बना, जिसकी राजधानी भोपाल को बनाई गई। एक बार इसको और देखते हैं। तो भारत के हृदय प्रदेश मध्य प्रदेश का गठन राज्य मनोरंजन आयोग की अनुशंसा पर हुआ। उल्लेखनीय है कि स्वतंत्रता बाद देश के विकास की दृष्टि से वह राज्यों के पुनर्गठन की मांग उठने लगी, जिसके चलते फजल अली की अध्यक्षता में 29 दिसंबर 1953 को राज्य मनोरंजन आयोग का गठन हुआ, जिसके अन्य सदस्य थे पंडित हृदयनाथ कुंजरू तथा डॉक्टर के.एम. पडिक्कर थे। आयोग की सिफारिश के अनुसार 1 नवंबर 1956 को पुराने मध्य प्रदेश के 17 हिंदी भाषी जिले मध्य भारत के मंदसौर जिले के सुनील टप्पा को छोड़कर संपूर्ण मध्य भारत, पूर्व विंध्य प्रदेश, महाकौशल के हिंदी भाषी जिले और राजस्थान के कोटा जिले का सिरोंज उपखंड मिलाकर नया मध्य प्रदेश बना, जिसकी राजधानी भोपाल को बनाया गया। अगला प्रश्न एक से एक की बात करें। भूवैज्ञानिक संरचना की दृष्टि से प्राचीनतम चट्टानें हैं, वह कौन सी है? आर्कियन चट्टान है। तो भूवैज्ञानिक संरचना की दृष्टि से प्राचीनतम चट्टानें कौन सी हैं? आर्कियन चट्टान है। आइए देखते हैं। भूवैज्ञानिक संरचना की दृष्टि से आर्कियन चट्टानें सबसे प्राचीनतम चट्टानें हैं। मध्य उच्च प्रदेश में 24 डिग्री 6 मिनट लेके 26 डिग्री 66 मिनट उत्तरी अक्षांश तक तथा 77 डिग्री 51 मिनट से पूर्वी देशांतर से लेके 80 डिग्री 22 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित आर्कियन युग की चट्टानों से निर्मित पठार को बुंदेलखंड का पठार कहा जाता है। भारत का प्रायद्वीपीय पठार आर्कियन चट्टानों से निर्मित है। तो जो सबसे प्राचीनतम चट्टानें हैं भूवैज्ञानिक संरचना की दृष्टि से वह है आर्कियन चट्टान है। तो भूवैज्ञानिक संरचना की दृष्टि से आर्कियन चट्टान सबसे प्राचीन चट्टानें हैं। मध्य उच्च प्रदेश में कितना? 24 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 26 डिग्री 66 उत्तरी अक्षांश तक तथा 77 डिग्री 51 पूर्वी देशांतर से लेकर 80 डिग्री 22 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित आर्कियन युग की चट्टानों से निर्मित पठार को बुंदेलखंड का पठार कहा जाता है। तो भारत का प्रायद्वीपीय पठार आर्कियन चट्टानों से निर्मित है। अगला प्रश्न 102 की बात करें। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पठार है, तो वह कौन सा है? मालवा का पठार। तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? मालवा का पठार। आइए मालवा पठार के बारे में देखते हैं क्या है। मालवा का पठार मध्य प्रदेश के मध्य पश्चिमी भाग में अवस्थित है। यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पठार है। इसका क्षेत्रफल है वह है 88,222 वर्ग किलोमीटर, जो प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का है 26.62% है। ज्वालामुखी उद्गार से निकले लावे से इसका निर्माण हुआ। इसमें दक्कन ट्रैप सेल पाई जाती हैं। जबकि रीवा पन्ना के पठार को विंध्य का पठारी प्रदेश भी कहा जाता है, क्योंकि यह विंध्यन सेल पाई जाती हैं। बघेलखंड का पठार गोंडवाना सेल समूह से निर्मित है। इस पठार में सोन, नर्मदा और जोहिला नदियां प्रभावित होती हैं। इस पठार का कुल क्षेत्रफल है 25,000 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न 103 की बात करें। मध्य प्रदेश का पड़ोसी राज्य नहीं है। जो पड़ोसी राज्य नहीं है वह नहीं है आपका उड़ीसा। छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र आपके पड़ोसी राज्य हैं, लेकिन उड़ीसा आपका पड़ोसी राज्य नहीं है। तो वर्तमान मध्य प्रदेश की सीमा 5 राज्यों को छूती है, जिसमें छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात और राजस्थान राज्य शामिल हैं। अतः दिए विकल्पों में उड़ीसा राज्य की सीमा वर्तमान मध्य प्रदेश की सीमा रेखा को नहीं छूती, जबकि शेष राज्य
प्रदेश से लगे हैं अर्थात पड़ोसी राज्य हैं। तो वह कौन सा राज्य है जिसकी सीमा मध्य प्रदेश से नहीं मिलती? उड़ीसा राज्य। अगला प्रश्न 104 की बात करें, मध्य प्रदेश के कितने जिले राजस्थान की सीमा को छूते हैं? कितने जिले? तो वह छूते हैं 10 जिले, ऑप्शन नंबर आ। यह एक उल्लेखनीय तथ्य है कि मध्य प्रदेश के 10 जिले वह राजस्थान की सीमा को छूते हैं और राजस्थान के भी कितने जिले? 10 जिले मध्य प्रदेश की सीमा को छूते हैं। यानी कि दोनों ही राज्यों के 10-10 जिले एक दूसरे की सीमा से लगते हैं और दोनों राज्यों को स्पर्श करने वाले निम्न जिले हैं। आइए देखते हैं। मध्य प्रदेश के जो जिले हैं झाबुआ, रतलाम, मंदसौर, नीमच, आगर मालवा, राजगढ़, गुना, शिवपुरी, श्योपुर और मुरैना। तो आपके 10 जिले हैं जो राजस्थान की सीमा से मिलते हैं। कौन कौन से जिले हैं? झाबुआ, रतलाम, मंदसौर, नीमच, आगर मालवा, राजगढ़, गुना, शिवपुरी, श्योपुर और मुरैना। और राजस्थान के जो 10 जिले हैं जो एमपी की सीमा से लगते हैं वह जिले हैं बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, झालवाड़ा, बारा, सवाई माधोपुर, धौलपुर, कोटा, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और करौली। तो राजस्थान के जो 10 जिले हैं जो मध्य प्रदेश की सीमा से लगते हैं वह है बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, झालवाड़, बारा, सवाई माधोपुर, धौलपुर, कोटा, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और करौली। अगला प्रश्न 105 की बात करें, क्या कह रहा है? इनमें से कौन सा मध्य प्रदेश का जिला महाराष्ट्र राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करता? वह नहीं करता आपका देवास जिला। तो देवास जिला है जो महाराष्ट्र की राज्य से नहीं मिलता। बड़वानी, बुरहानपुर, बैतूल जो आपके 3 जिले हैं जो महाराष्ट्र की सीमा से इनकी जिले की सीमा लगती है। तो मध्य प्रदेश के 9 जिलों की सीमा महाराष्ट्र को छूती है। ये जिले हैं अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी और बालाघाट अर्थात देवास जिले की सीमा महाराष्ट्र को नहीं छूती। यह भी उल्लेखनीय है कि देवास सहित प्रदेश के 18 जिले ऐसे हैं जिनकी सीमा रेखा किसी अन्य राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करती। क्या व्याख्या है? मध्य प्रदेश के 9 जिलों की सीमा महाराष्ट्र को छूती है। ये जिले हैं अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी और बालाघाट। ये वो जिले हैं जिनकी सीमा महाराष्ट्र से लगती है अर्थात देवास जिले की सीमा महाराष्ट्र को नहीं छूती। यह भी उल्लेखनीय है कि देवास सहित प्रदेश के 18 जिले ऐसे हैं जिनकी सीमा रेखा कैसी है? पूर्ण रूप से किसी भी अन्य राज्य की सीमा से नहीं मिलती, यानी कि जो एमपी के अंदर ही एक दूसरे की जिले की सीमा इनसे लगती है। अगला प्रश्न 106 की बात करें, कर्क रेखा मध्य प्रदेश के किस पठार को 2 भागों में विभाजित करती है? वह करती है मालवा के पठार को। तो कर्क रेखा मध्य प्रदेश के किस पठार को 2 भागों में विभाजित करती है? मालवा के पठार को। कर्क रेखा मध्य प्रदेश को 2 बराबर भागों में बांटती हुई नर्मदा नदी के समानांतर गुजरती है। यह प्रदेश के मालवा के पठार को भी 2 भागों में बांटती है। कर्क रेखा प्रदेश के 14 जिलों तथा उज्जैन, रतलाम, शाजापुर, राजगढ़, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया, शहडोल एवं अनूपपुर से होकर गुजरती है। यह भी उल्लेखनीय है कि कर्क रेखा बघेलखंड और रीवा पन्ना के पठार से भी गुजरती है, किंतु उसके कुछ भाग भी इसके अंतर्गत आते हैं। क्या व्याख्या थी? कर्क रेखा मध्य प्रदेश को 2 बराबर भागों में बांटती है, नर्मदा नदी के समानांतर गुजरती है। कौन सी? कर्क रेखा। यह प्रदेश के मालवा के पठार को भी 2 भागों में बांटती है। कर्क रेखा प्रदेश के 14 जिलों यथा उज्जैन, रतलाम, शाजापुर, राजगढ़, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया, शहडोल एवं अनूपपुर से होकर गुजरती है। यह भी उल्लेखनीय है कि कर्क रेखा बघेलखंड और रीवा पन्ना के पठार से भी गुजरती है, किंतु उनके कुछ भाग ही इसके अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न 107 की बात करें, क्या है? मध्य प्रदेश की सबसे चोटी धूपगढ़ स्थित है। कहाँ स्थित है धूपगढ़? तो वह है आपके महादेव पहाड़ियों में। तो धूपगढ़ आपकी स्थित है कहाँ पे स्थित है? महादेव पहाड़ियों में, ऑप्शन नंबर ए। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? धूपगढ़ सतपुड़ा की श्रेणी की महादेव पहाड़ियों में स्थित है। यह 1350 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह न केवल पचमढ़ी का बल्कि मध्य प्रदेश और मध्य भारत का भी सबसे ऊंचा स्थान है। कहाँ का? पचमढ़ी का, बल्कि मध्य प्रदेश का ही नहीं बल्कि मध्य भारत का भी सबसे ऊंचा स्थान है। महादेव पहाड़ियाँ भारत की नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच स्थित है, जबकि कैमूर पहाड़ियाँ विंध्य पर्वत श्रेणी का पूर्वी हिस्सा है। अगला प्रश्न आपका 108 है, कौन सी श्रेणी यमुना और सोन के मध्य जल विभाजक का कार्य करती है? भांडेर, कैमूर, मेकल, मुकुंदवाड़ा। तो ये MPPSC का प्रश्न है जो कि निरस्त किया जा चुका है। तो कौन सी श्रेणी यमुना और सोन के मध्य जल विभाजक का कार्य करती है? आइए देखते हैं। कैमूर पर्वत भारत की विंध्य पर्वत श्रेणी का पूर्वी भाग है जो मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले के कटंगी के पास प्रारंभ होकर सर्वोत्तरी श्रेणी के रूप में रोहतासगढ़ क्षेत्र तक चली जाती है।
यह पर्वत श्रेणी सोन नदी की घाटी के उत्तरी किनारे पर खड़ी दीवार के रूप में चली जाती है। अतः इस प्रकार कैमूर पर्वत श्रेणी यमुना और सोन के मध्य जल द्विभाजक का कार्य करती है। इस प्रश्न को आयोग ने त्रुटिपूर्ण मानकर निरस्त कर दिया था। अगला प्रश्न 109 देखते हैं क्या है। मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन पचमढ़ी कहाँ पे स्थित है? तो कहाँ पे है ये? महादेव पहाड़ियों में स्थित है। तो पचमढ़ी कहाँ पे है? महादेव पहाड़ियों में। मध्य प्रदेश का एकमात्र पर्वतीय स्थल पचमढ़ी होशंगाबाद जिले में स्थित है। पचमढ़ी को सतपुड़ा श्रेणी की महादेव पहाड़ियों के बीच स्थित होने और अपने सुंदर स्थलों के कारण सतपुड़ा की रानी भी कहा जाता है। तो मध्य प्रदेश का एकमात्र पर्वतीय स्थल पचमढ़ी होशंगाबाद जिले में स्थित है। पचमढ़ी को सतपुड़ा श्रेणी की महादेव पहाड़ियों के बीच स्थित होने और अपने सुंदर स्थलों के कारण इसे क्या कहा जाता है? सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। किसको? पचमढ़ी को। अगला प्रश्न 110 देखें क्या है। चंबल घाटी मध्य प्रदेश के किस भौतिक विभाग में स्थित है? किसमें स्थित है? मध्य भारत के पठार में। तो चंबल घाटी मध्य प्रदेश के किस भौतिक विभाग में स्थित है? मध्य भारत के पठार में। आइए देखते हैं व्याख्या। चंबल घाटी मध्य प्रदेश के मध्य भारत पठार में स्थित है। यह पठार दक्षिण में मालवा के पठार, पश्चिम में राजस्थान की उच्च भूमि बूंदी पहाड़ियां तथा करौली अंग, उत्तर में यमुना के मैदान तथा पूर्व में बुंदेलखंड की पठारी भूमि से घिरा है। यह क्षेत्र चंबल उप आंध्र प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। इसका विस्तार भिंड, मुरैना, शिवपुरी, ग्वालियर आदि जिलों में देखने को मिलता है। तो चंबल घाटी मध्य प्रदेश के मध्य पठार में स्थित है। यह पठार दक्षिण में मालवा के पठार, पश्चिम में राजस्थान की उच्च भूमि कौन सी? बूंदी की पहाड़ियां तथा करौली अंग, उत्तर में यमुना के मैदान तथा पूर्व में बुंदेलखंड की पठारी भूमि से घिरा है। यह क्षेत्र चंबल उप आंध्र प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। इसका विस्तार भिंड, मुरैना, शिवपुरी, ग्वालियर जिलों में मिलता है। अगला प्रश्न 111 की बात करें। चंबल बेसिन में सबसे उत्तरी जिला है, वह है आपका मुरैना। तो चंबल बेसिन में सबसे उत्तरी जिला है, वह है आपका मुरैना। आइए देखते हैं। मुरैना चंबल बेसिन का सबसे उत्तरी जिला है। चंबल नदी अपने विस्तृत बीहड़ भूमखंड के लिए प्रसिद्ध है। यह नदी निचले चंबल घाटी में निर्मित करती है। उत्तरी मध्य प्रदेश में स्थित मुरैना चंबल घाटी का प्रमुख जिला है। 5000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले इस जिले से चंबल, क्वारी, आसन और सांक नदियां बहती हैं। कौन कौन सी नदियां बहती हैं मुरैना से? चंबल, क्वारी, आसन और सांक नदियां बहती हैं। मध्य प्रदेश भारत का विशालतम राज्य है। कौन सा? दूसरा। क्षेत्रफल की दृष्टि से पहले स्थान पर है आपका राजस्थान, दूसरे पर आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश अपने गठन के समय से भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल धारक राज्य रहा है, लेकिन सन 2000 में विभाजन के पश्चात मध्य प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरे स्थान पर आ गया, जबकि राजस्थान पहले स्थान पर आ गया। वर्तमान में मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? 2,08,252 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न 113 की बात करें। यह स्थान पहले ग्वालियर के सिंधिया परिवार की ग्रीष्मकालीन राजधानी जाना जाता है। कौन सा? वह शिवपुरी। तो शिवपुरी को पहले क्या जाना था? सिंधिया परिवार की ग्रीष्मकालीन राजधानी। आइए देखते हैं शिवपुरी के बारे में। शिवपुरी मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर से 113 किलोमीटर की दूरी पर स्थित नगर है। इस नगर की प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक विरासत की झलक देखने के लिए यहाँ पर्यटक बड़ी संख्या में आते हैं। इन नगर में ग्वालियर के सिंधिया वंश की ग्रीष्मकालीन राजधानी हुआ करती थी। वे शिवपुरी में गर्मियों के दिनों में यहाँ रहने के लिए आया करते थे। तो शिवपुरी बारे में आप जान गए होंगे क्या करना सही है कि शिवपुरी मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर से 113 किलोमीटर की दूरी पर स्थित नगर है। इस नगर की प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक विरासत की झलक देखने के लिए यहाँ पर्यटक बड़ी संख्या में आते हैं। इस नगर में ग्वालियर के सिंधिया वंश की ग्रीष्मकालीन राजधानी हुआ करती थी। वे शिवपुरी में गर्मियों के दिनों में यहाँ रहने के लिए आया करते थे। कौन? सिंधिया परिवार। अगला प्रश्न 114 की बात करें। निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला सागर संभाग का नहीं है? तो सागर संभाग में वह जिला नहीं है आपका सतना। तो दमोह, पन्ना, टीकमगढ़ हैं जो सागर संभाग के अंतर्गत आते हैं, लेकिन सतना है वो आपका नहीं आता। तो मध्य प्रदेश राज्य सागर संभाग के अंतर्गत 6 जिले आते हैं। कौन कौन से? सागर, दमोह, छतरपुर, टीकमगढ़ एवं निवाड़ी आते हैं, जबकि सतना जिला रीवा संभाग के अंतर्गत आता है। क्या सही है? मध्य प्रदेश राज्य के सागर संभाग के अंतर्गत 6 जिले आते हैं। कौन कौन से? सागर, दमोह, छतरपुर, टीकमगढ़ एवं नया जिला कौन सा है आपका? निवाड़ी आते हैं, जबकि सतना जिला रीवा संभाग के अंतर्गत आता है। निम्न में से कौन सा सापेक्षता मध्य प्रदेश का नया जिला है? नया जिला कौन सा है? वह है आपका
अनूपपुर। रीवा, मुरैना, देवास में देखा जाए तो सबसे इसमें नया जिला है अनूपपुर। आइए देखते हैं अनूपपुर के बारे में क्या सही है। अनूपपुर मध्य प्रदेश राज्य का एक जिला है जो मध्य प्रदेश को छत्तीसगढ़ राज्य से मिलाता है। यह जिला 15 अगस्त 2003 को शेड्यूल जिले से अलग करके बना था। अनूपपुर रेलवे स्टेशन मध्य प्रदेश का अंतिम जंक्शन है। अनूपपुर के बारे में क्या कहिए कि अनूपपुर मध्य प्रदेश राज्य का जिला है जो मध्य प्रदेश को छत्तीसगढ़ राज्य से मिलाता है। यह जिला 15 अगस्त 2003 को शेड्यूल जिले से अलग हुआ था। अनूपपुर रेलवे स्टेशन मध्य प्रदेश का अंतिम जंक्शन है। अगला प्रश्न 116 की बात करें, कौन सा क्षेत्र दूसरा सबसे बड़ा भारतीय राज्य है? वह है आपका मध्य प्रदेश। कौन सा क्षेत्र में दूसरा सबसे बड़ा भारतीय राज्य है? वह है आपका मध्य प्रदेश। पहले स्थान पर आपका राजस्थान है। मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल 3,08,252 वर्ग किलोमीटर है, जो कि भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है? 9.38% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का भारत का दूसरा स्थान है, पहले स्थान राजस्थान का है। अगला प्रश्न 117 की बात करें, मध्य प्रदेश के निम्न जिलों में से कौन सा जिला दो अन्य राज्यों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है? वह जिला है आपका अलीराजपुर। क्या प्रश्न कह रहा है? मध्य प्रदेश के निम्न जिलों में से कौन सा जिला दो अन्य राज्यों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है? वह जिला है आपका अलीराजपुर। अलीराजपुर के बारे में देखते हैं क्या सही है। मध्य प्रदेश के 49वें जिले के रूप में अस्तित्व में आने से पूर्व अलीराजपुर झाबुआ जिले के अंतर्गत एक तहसील हुआ करता था। अलीराजपुर जिला दो अन्य राज्यों कौन कौन से? महाराष्ट्र और गुजरात के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। कौन कौन से राज्य हैं? महाराष्ट्र और गुजरात से, जिससे की जिले की सीमा लगती है अलीराजपुर की। अगला प्रश्न 118 की बात करें, मध्य प्रदेश के दक्षिण में स्थित दो राज्यों का उल्लेख करें। वह कौन से हैं? महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। तो मध्य प्रदेश के दक्षिण में स्थित दो राज्यों का उल्लेख करें, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। अगले प्रश्न की बात करें, मध्य प्रदेश की सीमा 5 राज्य उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र को छूती है। राज्य के उत्तर में उत्तर प्रदेश, पूर्व में छत्तीसगढ़, पश्चिम में गुजरात व राजस्थान तथा दक्षिण में महाराष्ट्र व आंध्र प्रदेश स्थित है। लेकिन आंध्र प्रदेश से मध्य प्रदेश की सीमा नहीं लगती, विभाजन से पहले लगती थी। 119, इनमें से कौन सा मालवा क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण शहर है? तो वह है आपका उज्जैन और इंदौर। तो मालवा क्षेत्र के सबसे महत्वपूर्ण शहर हैं आपके उज्जैन और इंदौर। प्रश्न में दिए गए इगमों में मालवा से संबंधित महत्वपूर्ण शहर आपके उज्जैन और इंदौर हैं। उज्जैन जहां प्राचीनता और मंदिरों के लिए विख्यात है, वहीं इंदौर को मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी और प्रदेश का सबसे बड़ा शहर होने का गौरव प्राप्त है। किसको? इंदौर को। अगला प्रश्न 120 की बात करें, चंदेरी अपनी सीमाओं को बांटता है मालवा और बुंदेलखंड। तो चंदेरी अपनी सीमाओं को बांटता है किसमें? मालवा और बुंदेलखंड में। आइए देखते हैं। चंदेरी मालवा और बुंदेलखंड की सीमा पर बसा है। कहाँ बसा है? मालवा और बुंदेलखंड की सीमा पर। कौन? चंदेरी। इस शहर का इतिहास 11वीं सदी से जुड़ा है, जब यह मध्य भारत का एक प्रमुख व्यापार केंद्र था। चंदेरी मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले में स्थित एक ऐतिहासिक नगर है। कहाँ पड़ता है? अशोकनगर जिले में। बुंदेला राजपूत द्वारा बनवाया गया किला चंदेरी का प्रमुख आकर्षण है तथा ही चंदेरी अपनी साड़ियों के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ की सबसे वस्तु क्या प्रसिद्ध है? चंदेरी की साड़ियाँ। तो चंदेरी मालवा बुंदेलखंड की सीमा पर बसा है। इस शहर का इतिहास 11वीं सदी से जुड़ा है, जब यह मध्य भारत का एक प्रमुख व्यापार केंद्र था। चंदेरी मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले में स्थित एक ऐतिहासिक नगर है। बुंदेला राजपूतों द्वारा बनवाया गया किला चंदेरी का प्रमुख आकर्षण है, साथ ही चंदेरी अपनी साड़ियों के लिए भी प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न 121 की बात करें, मध्य प्रदेश के निम्न जिलों में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के साथ अपनी सीमा को साझा करता है? वह करता है सिंगरौली जिला। कौन सा जिला? सिंगरौली जिला। तो मध्य प्रदेश के निम्न जिलों में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के साथ अपनी सीमा को साझा करता है? वह आपका सिंगरौली जिला। ऑप्शन नंबर 7। अगला प्रश्न व्याख्या की बात करें, मध्य प्रदेश के 50वें जिले के रूप में अपना नाम दर्ज कराने वाला सिंगरौली पूर्व में सीधी जिले की एक तहसील के रूप में कार्यरत था, जो पृथक जिला बनाया गया है, जो उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के साथ अपनी सीमाओं को साझा करता है। किससे? उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ से। कौन सा? सिंगरौली जिला। अगला प्रश्न बात करें 122 की, कौन सा शहर मध्य प्रदेश के वाणिज्यिक राजधानी के रूप में जाना जाता है? वह जाना जाता है आपका इंदौर। इसको मिनी मुंबई भी बोला जाता है। कौन सा शहर मध्य प्रदेश की वाणिज्यिक राजधानी के रूप में जाना जाता है? इंदौर। मध्य प्रदेश का इंदौर शहर प्रदेश का सबसे बड़ा शहर होने के साथ साथ इस प्रदेश की वाणिज्यिक राजधानी होने का भी गौरव
प्राप्त है। इंदौर ही राज्य सरकार को सर्वाधिक राजस्व कर अदा करता है। इसे मिनी मुंबई तथा अहिल्या नगरी भी कहा जाता है तथा खेल राजधानी भी इसको बोला जाता है। किसको? इंदौर को। अगला प्रश्न 123 की बात करें, निम्न में से कौन सा मध्य प्रदेश का प्राकृतिक क्षेत्र नहीं है? प्राकृतिक क्षेत्र नहीं है आपका पश्चिमी पठार। मध्य भारत का पठार, सतपुड़ा मेकल क्षेत्र, नर्मदा सोन घाटी, ये आपके प्राकृतिक क्षेत्र हैं, लेकिन पश्चिमी जो पठार है ये प्राकृतिक क्षेत्र आपका नहीं है। आइए देखते हैं व्याख्या। दिए गए विकल्पों में से विभाजन के पूर्व मध्य प्रदेश 9 प्राकृतिक भागों में बटा था, लेकिन छत्तीसगढ़ के अलग राज्य बनने के बाद मध्य प्रदेश में 7 प्राकृतिक भाग हैं, जो क्रमशः मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, मालवा का पठार, रीवा पन्ना का पठार, नर्मदा सोन की घाटी, सतपुड़ा मेकल की श्रेणी तथा बघेलखंड का पठार है। स्पष्ट है कि पश्चिम पठार मध्य प्रदेश का प्राकृतिक क्षेत्र नहीं है। क्या क्या सही है कि दिए गए विकल्पों में से विभाजन के पूर्व मध्य प्रदेश 9 प्राकृतिक भागों में बटा था। कितने में? 9 में। लेकिन छत्तीसगढ़ के अलग राज्य बनने के बाद मध्य प्रदेश अब कितने बचे प्राकृतिक भाग? 7, जो क्रमशः है मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, मालवा का पठार, रीवा पन्ना का पठार, नर्मदा सोन की घाटी, सतपुड़ा की श्रेणी तथा बघेलखंड का पठार। तो स्पष्ट है कि पश्चिम पठार मध्य प्रदेश का प्राकृतिक क्षेत्र नहीं है। अगला प्रश्न 124 की बात करें, निम्न में से किस राज्य में गोंडवाना पर्वत स्थित है? किस राज्य में? मध्य प्रदेश में। तो गोंडवाना जो पर्वत देखने को मिलता है वो आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है। आइए देखते हैं व्याख्या के बारे में क्या सही है। मध्य प्रदेश भारत के हृदय में स्थित ऐसा राज्य है जहां पर्वत, पठार और मैदानों में एक संतुलन विद्यमान है। भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश प्राचीनतम गोंडवाना लैंड का भाग है। उत्तरी भाग में गोंडवाना शैल क्षेत्र है। दक्षिण में एक पेटी लोअर गोंडवाना क्षेत्र की है। गोंडवाना शैल समूह इस क्षेत्र की विशेषता है, यहाँ सघन वन पाए जाते हैं। क्या विशेषता है? यहाँ पे सघन वन पाए जाते हैं। तो मध्य भारत के हृदय में स्थित ऐसा राज्य है जहाँ पर्वत, पठार और मैदानों में एक संतुलन विद्यमान है, यानी सभी संतुलन मात्रा में है पर्वत, पठार और मैदान। भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश प्राचीनतम गोंडवाना लैंड का भाग है। उत्तरी भाग में गोंडवाना शैल क्षेत्र है। दक्षिण में एक पेटी लोअर गोंडवाना क्षेत्र की है। गोंडवाना शैल समूह इस क्षेत्र की विशेषता है। क्या विशेषता है? यह सघन वन पाए जाते हैं। अगला प्रश्न 125 की बात करें। 125 क्या कह रहा है? कौन सा पठार पश्चिमी मध्य प्रदेश के लगभग पूरे हिस्सों को ढकता है? तो वह है मालवा का पठार। कौन सा पठार पश्चिमी मध्य प्रदेश के लगभग पूरे हिस्सों को ढकता है? वह पठार है आपका मालवा का पठार। देखते हैं, मालवा के पठार मध्य प्रदेश के मध्य पश्चिम भाग में अवस्थित है। इसका निर्माण ज्वालामुखी उद्गार से निकले लावे से हुआ था। मालवा के पठार का क्षेत्रफल है 88,222 वर्ग किलोमीटर, जो प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? 26.62%। तो आप समझ गए होंगे मालवा पठार के बारे में क्या सही है। अगला प्रश्न 126, भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश का प्राचीनतम भूभाग कौन सा है? वह है आपका गोंडवाना लैंड। भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश का प्राचीनतम भूभाग कौन सा है? वह है आपका गोंडवाना लैंड। आइए देखते हैं, भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश सर्वाधिक प्राचीन गोंडवाना लैंड भू संहिता का भूभाग है। भौतिक संरचना दृष्टि से प्रायद्वीपीय पठार का उत्तरी भाग मध्य प्रदेश के अंतर्गत माना जाता है। 126% क्या कह रहा है कि भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश को प्राचीनतम भूभाग कौन सा क्षेत्र है? वह है आपका गोंडवाना लैंड। भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश सर्वाधिक प्राचीनतम गोंडवाना लैंड भू संहिता का भूभाग है। भौतिक संरचना की दृष्टि से प्रायद्वीपीय पठार का उत्तरी भाग मध्य प्रदेश के अंतर्गत माना जाता है। अगला प्रश्न 27 करें, क्या है? कौन सा स्थल मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है? मध्य प्रदेश में जो स्थित नहीं है वह नहीं है सोमनाथ मंदिर। कहाँ है? गुजरात में। ग्वालियर का किला, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान और ओंकारेश्वर मंदिर, ये आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिल जाएंगे, लेकिन सोमनाथ को मंदिर के लिए आपका जाना पड़ेगा गुजरात। तो दिए गए विकल्प में से ग्वालियर किला, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान और ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश में स्थित है, जबकि सोमनाथ मंदिर गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न 128 की बात करें, संगमरमर की चट्टानों के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? वह आपका जबलपुर शहर प्रसिद्ध है। किसके लिए? संगमरमर की चट्टानों के लिए। कौन सा शहर प्रसिद्ध है? जबलपुर। आइए देखते हैं, नर्मदा से 23 किलोमीटर दूर स्थित मध्य प्रदेश का जबलपुर नगर संगमरमर की चट्टानों के लिए पहचाना जाता है। वास्तव में जबलपुर की सीमा भेड़ाघाट स्थल भी है और धुआंधार जलप्रपात भी। यहीं पर संगमरमर की चट्टानों का विशाल समूह है, जिन्हें व्यावसायिक तौर पर जबलपुर समूह शहर से प्राप्त किया जा सकता है। क्या सही है? नर्मदा से 23 किलोमीटर दूर स्थित मध्य प्रदेश का जबलपुर नगर संगमरमर की चट्टानों के लिए पहचाना जाता है। वास्तव में जबलपुर के समीप भेड़ाघाट स्थल भी है और धुआंधार जलप्रपात भी। यहीं पर संगमरमर की चट्टानों का विशाल समूह है, जिन्हें व्यावसायिक तौर पर जबलपुर शहर से प्राप्त किया जा सकता है।
अगला प्रश्न 129 की बात करें, क्या है, मध्य प्रदेश का कौन सा शहर सिंधु गंगा के मैदानों में है? तो वह शहर है आपका ग्वालियर। ये कहाँ पड़ता है? सिंधु और गंगा के मैदानों में। जो ग्वालियर शहर जिला है आपका सिंधु और गंगा के मैदानों में पड़ता है। मध्य प्रदेश का ग्वालियर शहर सिंधु गंगा के विशाल मैदानों में अंतर्गत आता है। भोपाल बसा है कितनी पहाड़ियों पर? 5 पहाड़ियों पर। तो भोपाल आपकी 5 पहाड़ियों पर बसा है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल 75 वर्ग किलोमीटर में फैला है। एक प्राकृतिक और ऐतिहासिक सौंदर्य से भरपूर नगर है। झीलों का यह नगर 5 खूबसूरत पहाड़ियों पर बसा है, जिसे विधिवत रूप से परमार राजा भोज ने बसाया था। किसने? परमार राजा भोज ने। तो भोपाल कितनी पहाड़ियों पर बसा हुआ है? 5 पहाड़ियों पर। अगला प्रश्न 131 की बात करें, क्या है, भोपाल से इस जिला मुख्यालय की सड़क मार्ग से दूरी सर्वाधिक है। किसकी? टीकमगढ़ की। तो जो आपके 4 जिले दिए गए हैं, इनमें से सबसे ज़्यादा जो दूरी देखने को मिलेगी भोपाल से, वह आपका टीकमगढ़ है। धार, कटनी, अशोकनगर, इनकी दूरी टीकमगढ़ से कम है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो सबसे बड़ा जो मध्य प्रदेश का शहर है, इसको कौन सा जिला है? इंदौर। ऑप्शन नंबर ब। तो सन 2001 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर इंदौर है, जबकि भोपाल है आपका दूसरे स्थान पर। तो दूसरे स्थान पर आपका भोपाल और पहले स्थान पर आपका कौन सा है? इंदौर। अगले प्रश्न की बात करें, मध्य प्रदेश को एक और नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? बागराज, टाइगर स्टेट। तो मध्य प्रदेश का एक अन्य नाम क्या देखने को मिलता है? बागराज या टाइगर स्टेट। तो मध्य प्रदेश को अनेक उपनामों से जाना जाता है, जैसे बागराज, टाइगर स्टेट, है ना, हृदय प्रदेश, सोया स्टेट, जहाँ सब सर्वाधिक मात्रा में सोयाबीन उगाई जाती है, नदियों का मायका, सर्वाधिक नदियां मध्य प्रदेश में देखने को मिलती हैं, लघु भारत आदि। ये सभी उपनाम है किसके? मध्य प्रदेश के। मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से क्या है? तो वह है आपके पठार। तो मध्य प्रदेश मुख्य रूप से क्या है? इसमें पठार देखने को मिलते हैं। मध्य प्रदेश मुख्य रूप से एक पठार है जो दक्षिण पठार का भाग है। वास्तव में यह उत्तर के मैदान और दक्षिण के पठार के बीच एक अवरोधक भूभाग रहा है। इसके उत्तर में समतल उत्तरी विशाल मैदान है और उत्तर पश्चिम में राजस्थान में फैला पश्चिमी मैदान स्थित है। गुजरात का मैदानी भाग पश्चिम में इसकी सीमा बनाता है। पूरब में बघेलखंड का पठार, तो दक्षिण में ताप्ती नदी को पार करने पर प्रायद्वीपीय पठार प्रारंभ हो जाता है। आइए एक और देखते हैं क्या इसका सही है। मध्य प्रदेश मुख्य रूप से एक पठार है जो दक्षिण पठार का भाग है। वास्तव में यह उत्तर के मैदान और दक्षिण के पठार के बीच एक अवरोधक भूभाग रहा है। इसके उत्तर में समतल उत्तरी विशाल मैदान है और उत्तर पश्चिम में राजस्थान में फैली पश्चिमी मैदान स्थित है। गुजरात का मैदानी भाग पश्चिम में इसकी सीमा बनाता है। पूरब में बघेलखंड का पठार है जो दक्षिण में ताप्ती नदी को पार करने पर प्रायद्वीपीय पठार प्रारंभ हो जाता है। अगले प्रश्न 135 की बात करें, क्या कह रहा है? मध्य प्रदेश के उत्तर में स्थित राज्य है। कौन सा राज्य स्थित है? वह है राजस्थान और उत्तर प्रदेश। तो मध्य प्रदेश के उत्तर में कौन कौन से राज्य हैं? उत्तर पश्चिम में है आपका राजस्थान और उत्तर में आपका उत्तर प्रदेश। तो मध्य प्रदेश की सीमा वर्तमान में 5 राज्यों को छूती है। उत्तर में उत्तर प्रदेश, उत्तर पूर्व में छत्तीसगढ़, दक्षिण में महाराष्ट्र, उत्तर पश्चिम में राजस्थान तथा पश्चिम में गुजरात स्थित है। मुख्य रूप से राजस्थान की स्थिति उत्तर पश्चिम में है। तो जो राजस्थान की स्थिति देखने को मिलती है मध्य प्रदेश के रूप में, तो वह उत्तर पश्चिम में है, ना कि उत्तर में। अगला प्रश्न 136 की बात करें, मध्य प्रदेश को पहले कहा जाता था, क्या कहा जाता था? मध्य प्रांत कहा जाता था। तो मध्य प्रदेश को पहले मध्य प्रांत बोला जाता था। स्वतंत्रता के समय मध्य प्रदेश नाम से कोई राज्य अस्तित्व में नहीं था। सन 1947 में राज्यों की जो श्रेणियां बनी थी, उनमें मध्य प्रदेश 3 स्टेट ए, बी तथा सी में बटा था, जिसमें मध्य प्रदेश सेंट्रल प्रोविंस और पार्ट ए स्टेट था, जिसकी राजधानी नागपुर थी। क्या सही है? स्वतंत्रता के समय मध्य प्रदेश नाम से कोई राज्य अस्तित्व में नहीं था। सन 1947 में राज्यों की जो श्रेणियां बनी थी, उनमें मध्य प्रदेश 3 स्टेट ए, बी तथा सी में बटा था, जिसमें मध्य प्रदेश सेंट्रल प्रोविंस पार्ट ए स्टेट था, जिसकी राजधानी नागपुर थी। अमरकंटक में स्थित है। कहाँ है अमरकंटक? अनूपपुर जिले में। तो अमरकंटक किस जिले में देखने को मिलेगा? अनूपपुर में। आइए देखते हैं। प्रसिद्ध धार्मिक और पर्यटक स्थल अमरकंटक मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले की पुष्पराजगढ़ तहसील में आता है। यहाँ से मध्य प्रदेश की 3 नदियों का उद्गम होता है, जिनमें पवित्र एक नदी कौन सी है? नर्मदा नदी भी प्रमुख है।
तो प्रसिद्ध धार्मिक और पर्यटक स्थल अमरकंटक मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले की पुष्पराजगढ़ तहसील में आता है। यहाँ से मध्य प्रदेश की 3 नदियों का उद्गम होता है, जिनमें पवित्र नदी कौन सी है? नर्मदा। अगला प्रश्न 138 की बात करें, मध्य प्रदेश के पूर्व में स्थित 2 राज्य हैं, कौन से राज्य हैं? वह आपके छत्तीसगढ़ और झारखंड। तो मध्य प्रदेश के पूर्व में 2 राज्य कौन कौन से हैं? छत्तीसगढ़ और झारखंड। आइए देखते हैं। मध्य प्रदेश की सीमा रेखा 5 राज्यों को छूती है। राज्य के उत्तर में उत्तर प्रदेश, पूर्व में छत्तीसगढ़, पश्चिम में गुजरात व राजस्थान तथा दक्षिण में महाराष्ट्र है। हालांकि दिए गए विकल्प में झारखंड प्रदेश की सीमा को नहीं छूता, लेकिन वह मध्य प्रदेश के पूर्व में स्थित है। इसी तरह दक्षिण में महाराष्ट्र व आंध्र प्रदेश है। प्रश्न क्या कह रहा है? मध्य प्रदेश की सीमा रेखा 5 राज्यों को छूती है। राज्य के उत्तर में उत्तर प्रदेश, पूर्व में छत्तीसगढ़, पश्चिम में गुजरात और राजस्थान तथा छत्तीसगढ़ दक्षिण में महाराष्ट्र है। हालांकि दिए गए विकल्पों में झारखंड प्रदेश की सीमा को नहीं छूता, लेकिन वह मध्य प्रदेश के पूर्व में स्थित है। इसी तरह दक्षिण में महाराष्ट्र व आंध्र प्रदेश है। मध्य प्रदेश का नाम दिया था, किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू ने मध्य प्रदेश का नाम दिया था। इसका नामकरण करने वाला व्यक्ति कौन था? जवाहरलाल नेहरू। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश को हृदय प्रदेश को मध्य प्रदेश नाम दिया। 1 नवंबर 1936 को नवीन मध्य प्रदेश का गठन हुआ था। 31 अक्टूबर 2000 को इसका विभाजन कर छत्तीसगढ़ राज्य का गठन किया गया। अपने नाम के अनुरूप मध्य प्रदेश भारत का केंद्रीय राज्य है। प्रश्न क्या व्याख्या है? भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश को हृदय प्रदेश को मध्य प्रदेश नाम दिया। 1 नवंबर 1936 को नवीन मध्य प्रदेश का गठन हुआ था। 31 अक्टूबर 2000 को इसका विभाजन कर छत्तीसगढ़ राज्य का गठन किया गया। अपने नाम के अनुरूप मध्य भारत का केंद्रीय राज्य है। जिन जिलों से कर्क रेखा नहीं गुजरती है वह जिले हैं आपके इंदौर और बालाघाट, जहां से आपको कर्क रेखा देखने को नहीं मिलेगी। कहाँ? इंदौर और बालाघाट में। आइए देखते हैं। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर गुजरती है, जो क्रमशः जिले हैं आपके रतलाम, उज्जैन, शाजापुर, राजगढ़, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया, शहडोल एवं अनूपपुर। अतः इंदौर बालाघाट में कर्क रेखा नहीं गुजरती। कौन कौन से जिले हैं जहां से कर्क रेखा गुजरती है? रतलाम, उज्जैन, शाजापुर, राजगढ़, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया, शहडोल एवं अनूपपुर जिले हैं। भारतीय मानक मध्याह्न है, क्या सही है इसके बारे में? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो भारतीय मानक मध्याह्न कौन सा है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। भारतीय मानक मध्याह्न रेखा है जो 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश तक तथा 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर की मध्याह्न रेखा है। मध्य प्रदेश की एकमात्र सिंगरौली जिले से होकर यह गुजरती है। अगला प्रश्न देखें। निम्न में से कौन सा क्षेत्र मध्य प्रदेश में नहीं है? मध्य प्रदेश में क्षेत्र नहीं है, वह नहीं है छोटा नागपुर, बघेलखंड, मालवा, महाकौशल। ये आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिल जाएंगे, लेकिन छोटा नागपुर का पठार आपको मध्य प्रदेश में देखने को नहीं मिलेगा। देखते हैं। दिए गए विकल्पों में छोटा नागपुर क्षेत्र वर्तमान मध्य प्रदेश में शामिल नहीं है, जबकि मालवा, बघेलखंड तथा महाकौशल मध्य प्रदेश का हिस्सा है। छोटा नागपुर का पठार पूर्वी भारत में स्थित एक पठार है। झारखंड राज्य का अधिकतर हिस्सा एवं उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार व उड़ीसा के भाग इस पठार में आते हैं। इसके पूर्व में सिंधु गंगा का मैदान और दक्षिण में महानदी है। इस पठार के नाम से नागपुर शायद यहाँ पर प्राचीन काल में राज करने वाले नागवंशी राजाओं से लिया गया है। समझे होंगे क्या सही है? दिए गए विकल्पों में से छोटा नागपुर क्षेत्र वर्तमान मध्य प्रदेश में शामिल नहीं है, जबकि मालवा, बघेलखंड तथा महाकौशल मध्य प्रदेश का हिस्सा है। छोटा नागपुर का पठार पूर्वी भारत में स्थित एक पठार है। झारखंड राज्य का अधिकतर हिस्सा एवं उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार व उड़ीसा के भाग इस पठार में आते हैं। इसके पूर्व में सिंधु गंगा का मैदान और दक्षिण में महानदी है। इस पठार के नाम से नागपुर शायद यहाँ पर प्राचीन काल में राज्य करने वाले नागवंशी राजाओं से लिया गया है। अगला प्रश्न 143 के बारे में देखें, क्या सही है? जिसके नाम का मतलब मोर की जगह है, मध्य प्रदेश में जिला है। तो आप समझ गए होंगे कौन सा जिला है? मुरैना। जिसका नाम का मतलब मोर की जगह है, मध्य प्रदेश में कौन सा जिला है? वह जिले का नाम है मुरैना। तो मध्य प्रदेश की चंबल घाटी का प्रमुख जिला मुरैना का प्राचीन नाम मयूरवन है। इसका प्राचीन नाम क्या देखने को मिलता है? मयूरवन। यानी कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा मोर पाए जाते थे वनों में, जो कि महाभारत काल के समय बहुत प्रसिद्ध था। कहा जाता है कि यहाँ मोर पक्षी की बहुतायत के कारण से इसका नाम मुरैना पड़ा।
अगला प्रश्न देखते हैं 144। नर्मदा के पूर्वी छोर और सतपुड़ा के पूर्वी छोर पर मिलते हैं, कहाँ मिलते हैं? अमरकंटक। तो नर्मदा के पूर्वी छोर और सतपुड़ा के पूर्वी छोर कहाँ पे मिलते हैं? अमरकंटक पर मिलते हैं। आइए देखें। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के पूर्वी संधि स्थल पर प्रदेश के अनूपपुर जिले की पुष्पराजगढ़ तहसील के अमरकंटक नामक स्थान से निकलती है तथा यहीं पर सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का पूर्वी छोर और अमरकंटक पर मिलते हैं। सतपुड़ा की मेकाल पहाड़ी से ही नर्मदा का उद्गम होता है और मेकाल पहाड़ी की चोटी पर ही अमरकंटक 136 मीटर स्थित है, जहां से नर्मदा और सोन नदी निकलती है। क्या व्याख्या है इसकी? नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के पूर्वी संधि स्थल पर प्रदेश के अनूपपुर जिले की पुष्पराजगढ़ तहसील के अमरकंटक नामक स्थान से निकलती है तथा यहीं पर सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का पूर्वी छोर अमरकंटक पर मिलते हैं। सतपुड़ा की मेकाल पहाड़ी से नर्मदा का उद्गम होता है और मेकाल पहाड़ी की चोटी पर ही अमरकंटक 1036 मीटर स्थित है, जहां से नर्मदा और सोन नदी निकलती है। अगला प्रश्न 145 की बात करें, क्या है? मेकाल पहाड़ियां विभिन्न नदियों का स्रोत है और इसलिए इसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है? वाटरशेड कहा जाता है। मेकाल पहाड़ियां विभिन्न नदियों का स्रोत है और इसलिए इसको वाटरशेड कहा जाता है। आइए देखें व्याख्या क्या सही है। सतपुड़ा और मेकल पहाड़ियों के जल ग्रहण वाटरशेड क्षेत्र को भारत का दूसरा सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र माना जाता है। नर्मदा, सोन, महानदी, ताप्ती, पांडु, कन्हार, रेहंद, बिजुल, गोपद और बनास उत्तर दक्षिण की ओर लगभग समांतर बहती है और इन्होंने मेकल पर्वत श्रेणी की ओर अपेक्षाकृत नरम चट्टानों में विशाल जल द्रोणियां उत्कीर्ण की हैं। प्रश्न क्या कह रहा है? सतपुड़ा और मेकल पहाड़ियों के जल ग्रहण वाटरशेड क्षेत्र को भारत का दूसरा सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र माना जाता है। नर्मदा, सोन, महानदी, ताप्ती, पांडु, कन्हार, रेहंद, बिजुल, गोपद और बनास उत्तर दक्षिण की ओर लगभग समानांतर बहती हैं और इन्होंने मेकल पर्वत श्रेणी की ओर से अपेक्षाकृत नरम चट्टानों में विशाल जल द्रोणियां उत्कीर्ण की हैं। अगला प्रश्न 146 के बारे में बात करें। भारत के भौगोलिक केंद्र का गांव है, कौन सा है? जबलपुर के पास करोड़ी जो गांव है वह कैसा है? भारत के भौगोलिक केंद्र का गांव है, कौन सा? जबलपुर के पास जो करोड़ी गांव है। देखते हैं। मध्य प्रदेश के कटनी जिला के टीकम ढीमरखेड़ा तहसील क्षेत्र में विंध्याचल पर्वत की केंचुआ पहाड़ी के ढलान में स्थित करौदी ग्राम भारत के भौगोलिक क्षेत्र का केंद्र बिंदु माना जाता है। आज़ादी के बाद सन 1956 में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी की प्रेरणा से जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज के संस्थापक प्राचार्य एसपी चक्रवर्ती के अनुयायी में अनुसंधान प्रारंभ हुआ था। ग्राम करौदी को लोहिया जी की स्मृति में मनोहर गांव का नाम दिया गया है। पहले यह तहसील सीहोर जबलपुर में था, बाद में कटनी जिला बनने पर यह गांव कटनी जिले में आ गया। क्या व्याख्या है कि मध्य प्रदेश के कटनी जिला के ढीमरखेड़ा तहसील क्षेत्र में विंध्याचल पर्वत की केंचुआ पहाड़ियों के ढलान में स्थित करौदी ग्राम भारत के भौगोलिक क्षेत्र का केंद्र बिंदु माना जाता है। आज़ादी के बाद सन 1956 में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी की प्रेरणा से जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज के संस्थापक प्राचार्य एसपी चक्रवर्ती की अगुवाई में अनुसंधान प्रारंभ हुआ था। ग्राम करौदी को लोहिया जी की स्मृति में मनोहर गांव का नाम दिया गया है। पहले यह तहसील सीहोर जबलपुर में था, बाद में कटनी जिला बनने पर यह गांव कटनी जिले में आ गया। अगला प्रश्न 147 की बात करें, क्या सही है? मध्य प्रदेश में सिर्फ एक पहाड़ी स्थल है, उसका नाम बताइए। उसका नाम क्या है? पचमढ़ी। मध्य प्रदेश में सिर्फ एक पहाड़ी स्थल है, उसका नाम क्या है? पचमढ़ी। आइए देखते हैं क्या सही है। प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से पचमढ़ी मध्य प्रदेश का पर्यटन स्थल है और प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन यहीं पर है। धूपगढ़ नामक चोटी प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है, जबकि दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल का एक नगर और पहाड़ियां भी हैं। इसी तरह गुलमर्ग जम्मू कश्मीर का एक खूबसूरत हिल स्टेशन है और गंगटोक सिक्किम की राजधानी है, जहां से कंचनजंगा शिखर की संपूर्ण श्रृंखला दिखाई देती है। अगला प्रश्न 148 की बात करें, क्या है? नर्मदा घाटी और बिंद के दक्षिणी भाग के पश्चिमी भाग में एक क्षेत्र है जो कहा जाता है, क्या कहा जाता है? निमाड़ कहा जाता है। नर्मदा घाटी और बिंद के दक्षिणी भाग के पश्चिमी भाग में एक क्षेत्र है जो कहा जाता है, क्या कहा जाता है? निमाड़, जिसको बोला जाता है। देखते हैं। निमाड़ मध्य प्रदेश के पश्चिमी ओर स्थित है। इसकी भौगोलिक सीमाओं में निमाड़ के एक तरफ बिंद पर्वत और दूसरी तरफ सतपुड़ा है। जबकि मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी है। यदि
प्रश्नानुसार देखें तो निर्माण नर्मदा घाटी और विंध्य के दक्षिणी भाग के पश्चिमी भाग में स्थित है। पौराणिक काल में निर्माण अनूप जनपद कहलाता था, बाद में इसे निर्माण की संज्ञा दी गई, फिर इसे पूर्वी और पश्चिमी निर्माण के रूप में जाना जाने लगा। निर्माण की पौराणिक सांस्कृतिक केंद्र में ओंकारेश्वर, मंदाता और महेशमती है। निर्माण मध्य प्रदेश के पश्चिमी ओर स्थित है। इसकी भौगोलिक सीमा में निर्माण के एक तरफ विंध्य पर्वत और दूसरी तरफ सतपुड़ा है। एक तरफ कौन सी है? विंध्य पर्वत, दूसरी तरफ सतपुड़ा। जबकि मध्य प्रदेश मध्य में नर्मदा नदी है। यदि प्रश्नानुसार देखें तो निर्माण नर्मदा घाटी और विंध्य के दक्षिणी भाग के पश्चिमी भाग में स्थित है। पौराणिक काल में निर्माण अनूप जनपद कहलाता था, बाद में इसे निर्माण की संज्ञा दी गई, फिर इसे पूर्वी और पश्चिमी निर्माण के रूप में जाना जाने लगा। निर्माण की पौराणिक सांस्कृतिक केंद्र में ओंकारेश्वर, मानदाता और महेशमती है। भारत का मानक मध्याह्न यहाँ से होकर गुजरता है। कहाँ से? सिंगरौली से। भारत का मानक मध्याह्न यहाँ से होकर गुजरता है। कहाँ से गुजरता है? सिंगरौली से। भारत की मध्याह्न रेखा 82.5 डिग्री मानक समय इलाहाबाद है। मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति उत्तरी अक्षांश कितनी? 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेके 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा पूर्वी देशांतर 74 डिग्री 9 मिनट से लेके 82 डिग्री 48 मिनट है। इस स्थिति के अनुसार भारत की मध्याह्न रेखा प्रदेश के एकमात्र समझले से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न देखते हैं 150। निम्न में से कौन सा मालवा के पठार के ऐतिहासिक स्थान का नाम है? वह कौन सा है? इंदौर का अन्नपूर्ण मंदिर, मांडू शहर, महाकाल मंदिर उज्जैन, उपर्युक्त सभी। निम्न में से कौन सा मालवा पठार के ऐतिहासिक स्थान के नाम है? तो सभी है। इंदौर का अन्नपूर्ण मंदिर भी है, मांडू शहर है, महाकाल मंदिर उज्जैन में। आइए देखते हैं। मध्य प्रदेश में मालवा का पठार मध्य पश्चिमी भाग में अवस्थित है। ज्वालामुखी उद्गार से निकले लावा से इसका निर्माण हुआ है। इसके अंतर्गत शामिल जिलों में मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, शाजापुर, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, देवास, बिरसा, रायसेन, इंदौर, धार, झाबुआ और अलीराजपुर का भी कुछ भाग आता है। अतः स्पष्ट है कि इंदौर का अन्नपूर्णा मंदिर, मांडू शहर, धार तथा महाकाल मंदिर उज्जैन मालवा पठार के ऐतिहासिक स्थल है। क्या सही है? मध्य प्रदेश में मालवा का पठार मध्य पश्चिम भाग में अवस्थित है। ज्वालामुखी उद्गार से निकले लावे से इसका निर्माण हुआ है। इसके अंतर्गत शामिल जिलों में मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, शाजापुर, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, देवास, बिरसा, रायसेन, इंदौर, धार, झाबुआ और अलीराजपुर का भी कुछ भाग आता है। अतः स्पष्ट है कि इंदौर का अन्नपूर्णा मंदिर, मांडू शहर, धार तथा महाकाल मंदिर उज्जैन मालवा पठार के ऐतिहासिक स्थल है। अगला प्रश्न देखते हैं 51 क्या कह रहा है। निम्न में से कौन से जिले मालवा के पठार में नहीं आते? मालवा के पठार में कौन से जिले नहीं आते? वह नहीं आते बैतूल और नरसिंहपुर। तो निम्न में से जो जिले आते हैं वह नीमच, सीहोर, उज्जैन, रतलाम, देवास, बिरसा, ये सभी जिले आपके मालवा पठार के अंतर्गत देखने को मिल जाएंगे, लेकिन बैतूल और नरसिंहपुर देखने को आपको मालवा पठार में नहीं मिलेगा। आइए देखते हैं। मध्य प्रदेश को 7 प्राकृतिक भागों में विभाजित किया गया है, जिनमें दिए गए जिले नीमच, सीहोर, उज्जैन, रतलाम, देवास तथा बिरसा मालवा के पठार के अंतर्गत आने वाले जिले हैं, जबकि बैतूल जिला सतपुड़ा मेकल की श्रेणी में आता है और नरसिंहपुर जिला नर्मदा सोन की घाटी में सम्मिलित जिला है। क्या सही है? मध्य प्रदेश को 7 प्राकृतिक भागों में विभाजित किया गया है, जिनमें दिए गए जिले नीमच, सीहोर, उज्जैन, रतलाम, देवास तथा बिरसा मालवा के पठार के अंतर्गत आने वाले जिले हैं, जबकि बैतूल जिला सतपुड़ा मेकल की श्रेणी में आता है और नरसिंहपुर जिला नर्मदा सोन की घाटी में सम्मिलित जिला है। अगला प्रश्न देखते हैं 152 क्या कह रहा है। निम्न में से कौन सा क्षेत्र को विंध्य कगार कहा जाता है? तो विंध्य कगार किसको बोला जाता है? वह बोला जाता है रीवा पन्ना के पठार को। तो निम्न में से किस क्षेत्र को विंध्य कगार बोला गया है? रीवा पन्ना के पठार को। आइए देखते हैं रीवा पन्ना पठार के बारे में क्या सही है। मध्य प्रदेश के रीवा पन्ना के पठार को विंध्य का कगारी प्रदेश भी कहा जाता है। इसका विस्तार रीवा, दमोह, सतना तथा पन्ना जिलों के साथ ही कुछ भाग सागर जिले का भी आता है। इस भाग में कहीं काली तो कहीं काली लाल मिश्रित मिट्टी पाई जाती है। केन, टोन, सोनार आदि इस क्षेत्र की प्रमुख नदियां हैं। यहाँ की जलवायु कैसी है? महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु देखने को मिलती है। तो मध्य प्रदेश के रीवा पन्ना के पठार को विंध्य का कगारी प्रदेश भी कहा जाता है। इसका विस्तार रीवा, दमोह, सतना तथा पन्ना जिलों के साथ ही कुछ भाग सागर जिले का भी आता है। इस भाग में कहीं तो काली तो कहीं काली लाल मिश्रित मिट्टी पाई जाती है। केन, टोंस, सोनार आदि क्षेत्र की प्रमुख नदियां हैं। यहाँ की जलवायु कैसी है? महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु है।
अगला प्रश्न 153 की बात करें, नर्मदा सोन घाटी कहाँ पर स्थित है? तो ये मालवा और सतपुड़ा के मध्य स्थित है। नर्मदा सोन घाटी कहाँ पे स्थित है? मालवा और सतपुड़ा के मध्य स्थित है। आइए देखें, नर्मदा सोन घाटी मालवा और सतपुड़ा के मध्य स्थित है। मध्य प्रदेश की स्थलाकृति नर्मदा सोन घाटी द्वारा सुनिश्चित होती है। यह संकीर्ण और लंबी घाटी है जिसका विस्तार राज्य से पूर्व से पश्चिम तक फैला हुआ है। सोन घाटी से ऊपरी भाग बनता है। शहडोल और सीधी जिले इस घाटी में इस घाटी में बसे हैं। निचले हिस्से से नर्मदा घाटी बनती है। क्या चाहिए? नर्मदा सोन घाटी मालवा सतपुड़ा के मध्य स्थित है। मध्य प्रदेश की स्थलाकृति नर्मदा सोन घाटी द्वारा सुनिश्चित होती है। यह संकीर्ण और लंबी घाटी है जिसका विस्तार राज्य में पूर्व से पश्चिम तक फैला हुआ है। सोन घाटी से ऊपरी भाग बनता है। शहडोल और सीधी जिले इस घाटी में बसे हैं। निचले हिस्से से नर्मदा घाटी बनती है। मध्य प्रदेश का कौन सा शहर इंडो गंगोटिक मैदान में आता है? वह शहर है आपका ग्वालियर। तो मध्य प्रदेश का वह कौन सा शहर है जो इंडो गंगोटिक मैदान में आता है? ग्वालियर शहर है। मध्य प्रदेश का ग्वालियर शहर इंडो गंगोटिक मैदान में आता है।